नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम HDFC AMC के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 35% नीचे आ चुका है। अपने ऑल टाइम हाई से तो ये ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। भारी गिरावट देखने को मिली है। इसका रीजन क्या है समझने की कोशिश करेंगे और एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के Q3 के नंबर्स पर नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें 14% ऊपर जाता हुआ नजर आता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट में 2.5% की गिरावट हुई है। एबिटा 0.3% ऊपर गया है। तो रिजल्ट्स तो अच्छे नजर नहीं आते क्योंकि नेट सेल्स ऊपर गया, उसके बावजूद नेट प्रॉफिट में गिरावट हुई है। तो क्लियरली कंपनी के मार्जिन्स पर हमें इंपैक्ट देखने को मिलता है और वो एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, 99.3% का रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फी से आता है और बाकी का 0.7% पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फी और अदर एडवाइजरी सर्विसेज फी से आता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में बात करें, डायरेक्ट 44.9% है। जितना ये ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा है क्योंकि कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, डायरेक्ट ही आ रहे हैं, कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा। बैंक से 9.5%, IFA यानी कि इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर यहाँ से 26.4%, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर 19.2%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, 99.4% का रेवेन्यू इंडिया से आता है, 0.6% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। AUM के बारे में बात करें, इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है एज ऑफ जनवरी 2022 4,48,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है और ये बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर ग्रोथ के बारे में बात करें, 5 ईयर AUM का CAGR आप देख सकते हैं 18.22% का देखने को मिला है और ये डेटा है मार्च 2021 का। ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा तो फिर से यहाँ पर हमें अपडेटेड डेटा दिखाई पड़ेगा। तो ग्रोथ भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। इनका जो AUM है आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 27% है, ROC 36% है, जो कि अपने एवरेजेस से नीचे है, तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 71% दिखाई पड़ता है, अपने 3 ईयर और 5 ईयर एवरेज से ऊपर नजर आता है। क्लियरली बहुत अच्छी बात है, हाई मार्जिन बिजनेस है क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर कॉस्ट नहीं होते हैं। फिलहाल जो Q3 के रिजल्ट्स आए हैं उसमें जो मार्जिन देखने को मिला है वो अप्रॉक्सीमेटली 65% के आसपास है। बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई है। ऑफ कोर्स यहाँ पर दूसरी कोई कंपनी होती तो 5-6% तो बहुत हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 70% से ज़्यादा का मार्जिन चल रहा है, तो थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर कोई बड़ा इशू दिखाई नहीं पड़ता। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 चल रहा है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, ये एक अच्छी बात है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहां पर हमें प्रॉब्लम नजर आती है। कंपनी का रेवेन्यू आप देख सकते हैं, ग्रोथ तो दिखाई पड़ती है लेकिन बहुत ही ज्यादा नॉमिनल ग्रोथ देखने को मिली है, मिनिस्क्यूल ग्रोथ यहां पर नजर आती है, लेकिन प्रॉफिट्स में बहुत बड़े जंप हुए हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि मार्जिन्स बहुत ही ज्यादा सुधर गए थे। 5 ईयर का जो एवरेज मार्जिन चल रहा था वो 50% का था और अभी 70% है। अभी मार्जिन थोड़ा सा नीचे गया है। तो मेन प्रॉब्लम यहीं पर गिरावट की एक ये नजर आती है कि रेवेन्यू में खास ग्रोथ नहीं है। ऑलरेडी कंपनी 70% के मार्जिन पे काम कर रही है, तो अभी तो 30% का बचना, उतना तो भाई खर्चा होता ही है। 100% का मार्जिन तो यहाँ पर नहीं हो सकता है। अगर मार्जिन यहाँ से भी बढ़ जाता है तो भी प्रॉफिट में फ्यूचर ग्रोथ ज़्यादा फिलहाल के लिए नजर नहीं आती। अगर ये रेवेन्यू यहीं पर रह जाता है तो EPS नहीं बढ़ सकता, इसीलिए भी शेयर प्राइस में हमें तेजी देखने को नहीं मिल रही है। तो रेवेन्यू ग्रोथ होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो कि फिलहाल यहां पर नजर नहीं आता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 68.84%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 2%, अदर DII 7.5%, FII 10.5%, रिटेल कैटेगरी 11%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो स्ट्रांग नजर आता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 21 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 61% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 51% का अपसाइड है, मीडियन है 21% का अपसाइड और लोअर साइड पे 11% की गिरावट बताई जा रही है। 45,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 2168 का लास्ट डेट प्राइस है, 33 का पी रेशियो है। इसका जो वैल्यूएशन है ये भी एक रीजन है कि स्टॉक में गिरावट हो रही है। इसका जो ऑल टाइम हाई था वो अप्रॉक्सीमेटली 3800 के आसपास था, ऑलमोस्ट 4000 ऐसा कुछ लेवल हमें देखने को मिला था। एक ही साल में स्टॉक कुछ 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो चुका था। यहां पर स्कारसिटी प्रीमियम देखने को मिल रहा था। बाकी सारे AMC स्टॉक इतने थे नहीं, एक निपॉन था, HDFC AMC था, लेकिन फंडामेंटल्स में HDFC AMC निपॉन के कंपैरिजन में बेहतर था। यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन अभी 2-3 और आ चुके हैं।
तो इसीलिए स्कार्सिटी प्रीमियम आपको खत्म होता हुआ नजर आता है। वैल्यूएशन में बहुत बड़ा गैप था, वो गैप अभी कम हो रहा है, तो फिलहाल इसका वैल्यूएशन अपने पीयर्स के साथ ही चलता हुआ नजर आता है। तो गिरावट का एक रीजन तो हो गया हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रहा है वो, और दूसरा रीजन हो जाता है कि पहले बहुत ही ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था, जो कि अभी आपको डिसेंट होता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 3300 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करा था। सितंबर के महीने में गिरावट देखने को मिली, गैप डाउन ओपन हुआ था, कुछ यहाँ पर स्टेक सेल हुआ था, कुछ बड़ा ब्लॉक डील होता हुआ नजर आया था, फिर ऊपर नहीं जा पाया, कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिली। 200 डेज का मूविंग एवरेज टूट चुका, उसके बाद हर एक मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर भी कर दिया। काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फिलहाल यहाँ पर नजर आती है, और बहुत टाइम के बाद ये स्टॉक अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर जा चुका है और वहाँ पर क्लोज होता हुआ नजर आता है। बहुत बड़ी स्ट्रेंथ की बात नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली 1-2 महीने में जितनी वीकनेस थी वो थोड़ी कम होती हुई नजर आती है। डेली आरएसआई भी यही सजेस्ट कर रही है, 49.5 का डेली आरएसआई नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस यहाँ पर हमें नजर आती है, क्योंकि 20 वीक्स के मूविंग एवरेज ने सिर्फ 50 वीक्स को ही नहीं 100 वीक्स को भी क्रॉसओवर कर दिया है, और 50 वीक्स का मूविंग एवरेज भी तैयारी में नजर आता है कि वो 100 वीक्स के मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर कर देगा और उसके नीचे आता हुआ नजर आएगा। तो वीकली आरएसआई 35 है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली आरएसआई भी 41 है, तो वीकनेस तो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर नजर आती है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो फिलहाल तो एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है, रेजिस्टेंस सारे बहुत दूर हैं। सपोर्ट एक जो नज़दीक नज़र आता है वो है 2000 का लेवल, यहाँ पर ही लिस्ट हुआ था, गिरावट देखने को मिली, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक हमें ऑलमोस्ट 3800 4000 तक जाता हुआ नजर आया। फिर गिरावट देखने को मिली, क्रैश के टाइम पे 2000 पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से 2000 के आसपास सपोर्ट लिया, ये कुछ 2100 का लो बना था इसी 5% की रेंज में, फिर से तेजी आई और यहाँ पर गिरावट हुई है, उसी लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो अगर अभी ये स्टॉक 2000 का लेवल तोड़ देता है तो स्टॉक में भयंकर वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। क्लियरली स्टॉक बहुत ही ज्यादा ऑलरेडी वीक चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन भी हमें टूटती हुई नजर आई है, उसके बाद ये वीक ही हो चुका है, लेकिन ये 2000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे तो हमें यहां पर क्लियरली इसे अवॉइड करना चाहिए। तो 2000 के लेवल के आसपास इसको ध्यान में रखते हुए हमें यहां पर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उससे पहले अभी बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग यहां पर ऊपर के लेवल्स पे फंसे हुए हैं। अभी यहां पर 3000 2500 3300 तो छोड़िए, बहुत से लोगों ने इस हाई पे भी खरीदा है, इस डिप पे भी खरीदा है, क्योंकि क्रेज ही ऐसा चल रहा था। तो वहां पर अभी जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए, अभी तो बेचने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उसका रीजन क्या है, अगर आपने अभी तक होल्ड किया, अभी तक आपने नहीं बेचा है, तो अभी तो ये सपोर्ट पर चल रहा है, सपोर्ट पर बेचने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अगर ये स्टॉक अपने 2000 के लेवल को भी तोड़ देता है तो आपको एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए। अभी तो होल्ड करने का टाइम है, इतना होल्ड किया है तो अभी होल्ड ही करना चाहिए। अभी यहां पर डर के मारे पैनिक के बारे में सेल नहीं करना चाहिए। खरीदारी के बारे में बात करें तो यहां पर हमें एक टाइप ऑफ यहां पर डबल बॉटम बनता हुआ नजर आता है, लेकिन ये बहुत ही छोटा है, यहां पर क्लटर्ड है। यहां पर ऐसा कुछ होता है, अगर आपको मार्च के एंड के बाद कुछ आपको यहां पर तेजी नजर आती है तो हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल भी यहां पर खरीदारी के बारे में नहीं सोचना है। शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए फिलहाल ये स्टॉक हमें वीक नजर आता है। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स एक्चुअली आपको अच्छे नजर आते हैं। इनका जो AUM है इतना बड़ा होने के बावजूद पिछले 5 सालों में 18% से ग्रो कर रहा है, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। इनके जो रेशियोज हमने देखे ये भी काफ़ी अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न स्ट्रांग है, FII DII दोनों ने अपना स्टेक बढ़ाया है, और FII ने तो अभी इतनी सेलिंग की है उसके बावजूद अपना स्टेक यहाँ पर रिड्यूस नहीं किया, और ये जो लेटेस्ट दिसंबर का क्वार्टर आया उसमें कुछ 1.5-2% से स्टेक बढ़ा भी दिया है। वैल्यूएशन अब यहाँ पर डिसेंट होते हुए नजर आते हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स बहुत ही वीक चल रहे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर स्लो हो चुकी है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाया ब्रोकर्स ये भी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, लोग यहाँ पर म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहते हैं। ETF भी यहाँ पर एक नेगेटिव बनकर आता है। इंडेक्स फंड भी बोले तो वो भी ज्यादा कोई पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि वहां से भी इनको कोई कमाने को नहीं मिलता है। एक्टिव फंड में जितना ज्यादा निवेश होगा उतना ही ज्यादा ये लोग कमा पाएंगे। अभी फिलहाल पैसिव इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है, ETF इन्वेस्टमेंट, इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट ये बढ़ता जा रहा है, और डायरेक्टली भी लोग निवेश करना चाहते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अभी मार्केट में जो गिरावट हुई है उसमें भी बहुत से लोगों ने यहाँ पर हार मान ली होगी, भाई ये अपना काम नहीं है, म्यूचुअल फंड में SIP करते रहो, वहां से कमाते रहेंगे, थोड़ा बहुत वेल्थ क्रिएट होता रहेगा। तो ऐसे तो यहाँ पर
ब्रोकर की वजह से पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मार्केट अभी इतनी बड़ी है और बहुत से कम लोग आपको इक्विटी को टच करते हुए नजर आते हैं। तो इंडिया में अभी भी बहुत पॉपुलेशन है, सब लोग डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, लेकिन फिलहाल के लिए जो नेगेटिव है ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। तो फिलहाल यहाँ पर करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए तो वीक है, हमने डिस्कस कर लिया, अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस अच्छा है, कंपनी में मुझे कोई ऐसे बड़ी प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। गिरावट हो रही है, उसके रीजन क्या है, एक रेवेन्यू ग्रोथ स्लो चल रही है, ये एक प्रॉब्लम है, ऑफकोर्स ये कंपनी रिलेटेड है। बाकी वैल्यूएशन भी अभी आपको कूल ऑफ होता हुआ नजर आया, डिसेंट वैल्यूएशन पे आ चुका है और अच्छा लेवल चल रहा है, खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूँगा। जनरली लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस प्राइस लेवल पे नहीं होता है, अगर फंडामेंटल खराब हो गए तो हम एग्जिट करते हैं, या फिर हमारा जो एलोकेशन होता है, सोचा है कि भाई हम लोग 5% का एलोकेशन देंगे, उतना एक बार हो गया तो बस करना है, ज़्यादा खरीदना नहीं है। फिर यहाँ पर बेचे ना बेचे वो अलग बात है, तो ये 5% हमारा स्टॉप लॉस ही हो जाता है, वो एलोकेशन स्टॉप लॉस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्राइस स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि जिस लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर ये 2000 का लेवल तोड़ देता है तो यहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो भी मेरे हिसाब से एग्जिट करना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा, आपका व्यू कुछ अलग हो सकता है। अगर ये इतना ही अच्छा है तो 2000 पे ये टिका रहेगा और वापस ऊपर चला जाएगा, लेकिन 2000 का लेवल टूटता है तो मतलब यहाँ पर वीकनेस जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो कंपनी पर हावी हो रहे हैं। तो ये मेरा व्यू है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।